वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर कराने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि पिछले साल के पेपर लगाने से आपको CBT 1 का लेवल और पैटर्न मालूम चलेगा कि किस लेवल और पैटर्न के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हमने आपके लिए अलग अलग सेटों में क्वेश्चन करा रहे हैं, हम आपको रीजनिंग का भी सेट करा रहे हैं और साथ ही साथ में CBT 1 में जो आपके 40 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके जीके और जीएस से पूछे जाएंगे उसकी भी सीरीज चला रखी है। ये हमारा जीके और जीएस सीरीज का चौथा वीडियो होगा। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 3 वीडियोज कराए हुए हैं, उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर से देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये लिखिएगा कि क्या आप इन 40 प्रश्नों में से पिछले साल के पेपर जो आपका पूछा गया था एनटीपीसी का, उसमें से आप 30 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं, इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन अन्य 2 भाषाओं को साहित्य अकेडमी द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। देखिए इस समय भारतीय संविधान में 22 भाषाएं शामिल हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही बनता है कि मूल रूप से कितनी भाषाएं थी जब संविधान का निर्माण हुआ, तो उस समय 14 ही भाषाएं थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। फिर हमने धीरे धीरे संविधान संशोधन किए, वे भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सबसे पहले हमने इन 14 भाषाओं के बाद जो है सिंधी भाषा को जोड़ लिया था। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि आपका हुआ था 1992 में। इनमें हमने 3 भाषाओं को और जोड़ लिया, जिन्हें याद करने के लिए आप नमक ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। नमक मतलब कि नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, ये 3 भाषाएं और जोड़ी गई। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ सन 2003 में। यहाँ पर हमने 4 भाषाओं को और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत डाल दिया। वो 4 भाषाओं को याद करने के लिए आप बोर्ड मास को फॉलो कर सकते हैं। बोर्ड मास का नियम आप जानते ही होंगे। बोर्ड मास मतलब कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार से 14 भाषाएं मूल रूप से थी, 8 भाषाओं को हमने और जोड़ा संविधान संशोधन के द्वारा, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई हैं। लेकिन ये आपसे पूछ रहा है कि इन 22 भाषाओं में जो 2 भाषाएं नहीं हैं, फिर भी हम उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार की श्रेणी में रखते हैं। वे दोनों भाषाएं हैं राजस्थानी और अंग्रेजी। इनमें अगर आप कोई साहित्य लिखते हैं तो साहित्य अकेडमी द्वारा आपको पुरस्कार दिया जाएगा। इसलिए सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और बगल में लगे आप लोग बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, MCB का पूर्ण रूप आपको बताना है। आपके घरों में MCB लगी होती है ना, कोई भी विद्युत सर्किट में खराबी आती है तो MCB नीचे गिर जाती है, तो उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है। तो अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोड होता है, तो MCB तुरंत गिर जाती है। इससे आपका पूरा विद्युत सर्किट जो है बच जाता है। तो MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग जो है वो कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के टोटल 6 अंग होते हैं, जिनमें आपको याद करके रखना है महासभा पहला, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रयान्यास परिषद, सचिवालय, और 6वां आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो हेग में स्थित है। हेग पड़ता है आपका नीदरलैंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने न्यायाधीश होते हैं। तो 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और इनका कार्यकाल जो होता है वो 9 वर्षों का होता है। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा हेग में, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ CPU ऑफ ए कंप्यूटर। मतलब कि CPU के जो 2 मेन कंपोनेंट हैं वो आपको बताने हैं। CPU मतलब कि सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। उसके मेन जो पार्ट होते हैं वे आपका कंट्रोल यूनिट और प्लस ALU मतलब कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होता है, वे दोनों ही मेन पार्ट होते हैं। इसके अलावा मेमोरी यूनिट भी इसका पार्ट होता है, लेकिन आपसे 2 पूछा है, तो सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन रखने में इसने गलती की है। और यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय अगर मानव अधिकार आयोग की बात करेंगे तो 24 दिसंबर 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगर हम भारतीय की बात करेंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो भारत की है वे 12 अक्टूबर 1993 को, याद रखिएगा। अगर राष्ट्रीय आपसे पूछेगा तो इसे सही करना है। अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय पूछता है
तो 24 दिसंबर 1993 सही करना है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी गई है। अगर आपसे UNHRC पूछे, मतलब कि यूएन के द्वारा मानवाधिकार जो परिषद बना था वह आपका जून 2006 में बना था। तो इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो UNHRC पूछे तो 2006, और अगर आपसे IHRC पूछे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पूछे, तो आपको 24 दिसंबर 1993 सही करना है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, छठवां क्वेश्चन है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का प्रयोग किया है। देखिए, चीन ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया है अपने लैब के अंदर। वहाँ पर जो सूर्य हमारा प्राकृतिक सूर्य है उससे 10 गुना ज़्यादा टेम्परेचर का नाभिकीय संलयन का प्रयोग करके एक कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है, जो कि उसका प्रोटोटाइप जो है 2035 तक तैयार होने की संभावना है। तो नाभिकीय संलयन जैसे कि हमारा प्राकृतिक सूर्य में होता है, हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाते हैं, उससे ढेर सारी एनर्जी निकलती है। उसी प्रकार से कृत्रिम सूर्य में भी उसने नाभिकीय संलयन विधि का प्रयोग किया है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है। तो इंटरनेट में अगर कंप्यूटर की पहचान जो होती है वो IP एड्रेस द्वारा होती है। IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक प्रकार का एक यूनिक नंबर होता है। आपने देखा होगा IP एड्रेस इस प्रकार से लिखे होते हैं पॉइंट में करके, तो वो एक प्रकार से कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर का जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल में उसकी ID क्या है। तो IP एड्रेस चेस किया जाता है, इससे मालूम चल जाता है कि कोई हैकर जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है। तो IP एड्रेस द्वारा किसी कंप्यूटर को पहचाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये आपको बताना है। तो देखिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी 1919 में, और इसकी स्थापना की थी लेनिन ने। तो लेनिन के निमंत्रण पर 1919 में मॉस्को पहुंचे थे मानवेंद्रनाथ राय। इन्हें हम लोग शॉर्ट में MN राय के नाम से भी जानते हैं। और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक माने जाते हैं मानवेंद्रनाथ राय, जहां पर ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। तो यही पूछ रहा है आपसे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व में चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम आपसे पूछा है। तो MN रॉय और फुल फॉर्म इनका मानवेंद्रनाथ राय, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों को रखा गया है, जिसे याद करने के लिए आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय। तो ये 4 राज्य जो हैं वे 6वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे गए हैं, जिनमें जनजातियों का नियंत्रण और प्रशासन के बारे में कुछ छूट दी गई है। इन्हीं 4 राज्यों को छूट मिली है, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, मेघालय। तो इसमें से कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है, तो सही ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो 6वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। अब नेक्स्ट देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन है, 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर का संबंध किस राज्य से था, ये आपको बताना है। तो मियाँ मीर का संबंध था पंजाब से, जो कि अब की बात करेंगे तो अब ये चला गया है पाकिस्तान के पंजाब में। ठीक है, ये कौन थे, एक प्रकार के सूफी मुस्लिम संत थे, और इनका जो प्रभाव पड़ा था वो दारा सिकोह के जो आध्यात्मिक जो शिक्षा थी उनके गुरु जो हैं वो मियाँ मीर माने जाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो कहाँ के संबंध रखते हैं ये, पंजाब से। अभी के समय में ये पाकिस्तानी पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वो पाया जा रहा है उसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसकी आपको पहचान करनी है। मतलब इसमें एक बात गलत लिखी गई है, बाकी 3 सही हैं। जैसे दही में आपका लैक्टिक अम्ल होता है, ये बात बिल्कुल सही है। पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये बात बिल्कुल सही है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि इमली में जो है आपका टार्टेरिक एसिड होता है, इसलिए जो इसमें से सुमेलित नहीं होगा वो पहला वाला ऑप्शन होगा। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है, जो कि आपको घास के मैदान दिए गए हैं, उसमें से सुमेलित नहीं है। आपको देखिए लास्ट तक पढ़ना है। कहीं पर आपसे पूछा जाएगा सुमेलित है, कहीं पर आपसे पूछा जाएगा सुमेलित नहीं है। इसको आपको एग्जाम में बहुत ध्यान देना है। समय कम होता है एग्जाम में, लोग गलती करके चले आते हैं कि नहीं पूछा है कि है पूछा है। तो अभी आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो घास के मैदान आपको दिए गए हैं, ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं।
ठीक है। और ये शीतोष्ण घास के मैदान में डाउन्स जो घास का मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में है, बात बिल्कुल सही है। स्टेपी मध्य एशिया में पाया जाता है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। लेकिन अर्जेंटीना में जो घास का मैदान पाया जाता है वो प्रेरीज नहीं पाया जाता है, वो पंपास पाया जाता है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रेरीज कहाँ पर पाया जाता है? प्रेरीज आपका यूएसए और कनाडा के आसपास जो है वो घास के मैदान जो पाए जाते हैं उनका नाम होता है प्रेरीज। तो प्रेरीज को भी याद रखिएगा, पंपास को याद रखिएगा, डाउन्स स्टेपी वेल्ड को याद रखिएगा। ये सभी आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, संगाई त्यौहार भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो संगाई जो है एक प्रकार का हिरण है जो कि सिर्फ कहाँ पर पाया जाता है? ये सिर्फ पाया जाता है मणिपुर में, क्योंकि इसकी जो सींग होती हैं वो भूरे कलर की होती हैं। तो इसी हिरण के नाम पर ही संगाई महोत्सव जो है उसका नाम पड़ा है। और ये प्रतिवर्ष मणिपुर में मनाया जाता है। 21 से लेकर के 30 नवंबर के आसपास ये मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा पहला वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? जल डमरू मध्य मतलब कि जल संधि आपसे पूछ रहा है। तो सही ऑप्शन होगा बेरिंग जल डमरू मध्य। इसमें बेरिंग जल डमरू मध्य से एक क्वेश्चन और बनता है कि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को आपस में कौन जोड़ता है? तो वे आपका बेरिंग जल डमरू मध्य ही है। तो दो तरह से क्वेश्चन बनेगा, एक आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से या फिर बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से कौन जोड़ता है? तो ये आपका बेरिंग जल संधि जोड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? अलास्का और रूस के बीच में पड़ती है। आपके एग्जाम में देखिए पाक जल डमरू मध्य भी आता है और बहुत कंफ्यूज कराता है कि किसको किसको देश को जोड़ता है। तो ये भारत एंड श्रीलंका को आपस में जोड़ता है। पाक लगा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पाकिस्तान और भारत को जोड़ेगा, भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। और किसके किसके मध्य में है ये आपका? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच में डमरू जैसी आकृति बनती है ना, ताकि पानी इधर का इधर चला जाता है दोनों संधि के द्वारा, तो वहाँ पर जो है डमरू के आकार की संरचना बनती है, इसलिए लोग जल डमरू मध्य कहते हैं इसे। तो सही ऑप्शन होगा, अभी आपसे पूछा था बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? देखिए दो प्रकार के हमारे क्षेत्र होते हैं, एक आपका असंगठित क्षेत्र, एक संगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो सरकार के पास पंजीकृत होते हैं, जहाँ पर सरकार के नियम कानून फॉलो होते हैं, वे संगठित क्षेत्र हो गए। और असंगठित क्षेत्र में जो सरकार के पास पंजीकृत नहीं है और सरकार के नियम कानून वहाँ पर फॉलो नहीं होते हैं, तो वो आपका सेक्टर कौन सा हो जाएगा? खेती का सेक्टर हो जाएगा। तो ग्रामीण लोग खेती अपने तरीके से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और अगर हम खेती के अलावा बात करते हैं तो मछुआरे जो होते हैं अपने तरीके से काम करते हैं, पशुपालक हो गया, इस प्रकार का जो क्षेत्र हो गया जो सरकार के अंडर में नहीं है, जैसे पुलिस सरकार के अंडर काम करती है, बैंक हो गए, सरकारी नौकरियां हो गई, ये सभी आपके संगठित क्षेत्रों में आते हैं। तो अभी आपसे पूछा था असंगठित क्षेत्र, खेती आ जाए, मछुआरे, पशुपालक, ये सभी आपके असंगठित क्षेत्र में चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये आपको बताना है। तो अभी हम लोग डाटा को अपडेट कर लेते हैं। 2021 की जगह में 2024 का डाटा पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो इटली के प्रधानमंत्री तो काफ़ी फेमस हैं, इनकी क्लिपें तो काफ़ी वायरल होती हैं। जॉर्जिया मेलोनी महिला हैं, ठीक है। तो जॉर्जिया मेलोनी जो हैं वो इटली की नई प्रधानमंत्री हैं, जो कि 2022 से लगातार अभी तक बनी हुई हैं। आपसे 21 का पूछा था, तो 21 में उस समय मौर्या द्रागी थी, लेकिन लेटेस्ट अभी आपको याद करके चलना है, जॉर्जिया मेलोनी जो हैं इटली की नई प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की थी? तो पंचायतों से संबंधित जो नियम कानून आया था तो कब आया था? 73वां संविधान संशोधन 1993 में आया था, ठीक है, पंचायतों को लेकर के। और किस आर्टिकल में रखा गया है? आर्टिकल नंबर 243 में रखा गया है। का से लेकर के ड़ा तक जो नियम पालन होंगे वो पंचायतों के लिए होंगे। और भाग भी आपके एग्जाम पूछता है, तो भाग 9 में रखा गया है पंचायतों को, ठीक है। और अनुसूची अगर आपसे पूछेगा तो अनुसूची नंबर 11 और अनुसूची नंबर 12 में है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं का जो वित्तीय अधिकार है उसे प्रदान किया गया।
तो 74वें में नगर पालिका है, 73वें में है पंचायत। ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम बात कर लेते हैं कि कितने विषय मिले हैं पंचायत को, तो पंचायत को मिले हैं 29 विषय और यहाँ पर 18 विषय जो मिले हैं वो आपका नगर पालिकाओं से लेकर के मिले हैं। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो इडुक्की नदी परियोजना जो है ये केरल की पेरियार नदी पर बनाई गई है, सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। ताप्ती नदी की बात कर ले तो ताप्ती नदी में काकड़ा पारा, ये काकड़ा पारा जो है ये जल विद्युत परियोजना जो है ताप्ती नदी गुजरात में है। और कोसी में कोसी नदी परियोजना है, बिहार और नेपाल में काम करती है। और गंगा नदी में फरक्का परियोजना स्टार्ट की गई है, ये आपका पश्चिम बंगाल के आसपास है। तो इस प्रकार से आपको सभी परियोजनाओं को याद करके चलना है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? तो सरकारिया आयोग जो था वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज थे RS सरकारिया, उन्हीं के नेतृत्व में ये रिपोर्ट बनाई गई थी, बाद में लागू भी कराई गई। तो सरकारिया आयोग का नाम जाना जाता है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध सुधारने के लिए। तो राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में संबंध को अच्छा करने के लिए पुंछी आयोग ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, पुंछी आयोग भी आपका 2007 में बनाया गया था केंद्र और राज्य सरकार के बीच में संबंधों को अच्छा बनाने के लिए। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? तो युवा बंगाल आंदोलन जो है हेनरी विवर्नियन डिरोजियो ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1826 के आसपास स्टार्ट किया गया था। इनका लक्ष्य ये था कि प्रेस की स्वतंत्रता मिले और जमींदार जो अत्याचार कर रहे हैं उससे निराकरण हो, और सरकारी नौकरी पर जो अंग्रेजों ने अपने आदमियों को बैठा रखा था, इनका युवा बंगाल आंदोलन ये था कि सरकारी नौकरी के उच्च पदों पर भारतीयों की भी नियुक्ति हो। इसलिए जो है हेनरी विवियन डिरोजियो ने युवा बंगाल आंदोलन स्टार्ट किया था 1826 के आसपास। तो इसका सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। और 1825 के आसपास वेदांत कॉलेज की स्थापना जो की थी वो भी आपका राजा राम मोहन राय ने की थी। ये तीनों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ठीक है, तो इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मलाला यूसुफजई को आप जानते हैं पाकिस्तान की हैं, और 2014 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। किसके लिए मिला है? नारी शिक्षा के लिए मिला है। और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी मिला है। किसके लिए मिला है? बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज़ मिला था। और साथ में मलाला यूसुफजई को भी नारी शिक्षा के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। उनकी पुस्तक का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ही पूछी जाती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 को। और किसने इसको स्थापित किया था? A.O. हुम ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन आपसे पूछ रहा है पहले अधिवेशन, तो पहली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी W.C. बनर्जी, जिनका फुल नाम है ओमकेश चंद बनर्जी। तो 1985 वाला जो आपका पहला अधिवेशन हुआ वहाँ पर W.C. बनर्जी ने उनकी अध्यक्षता की। और सेकेंड वाला जब 1986 में हुआ तब दादा भाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता की थी। थर्ड वाले की बदरुद्दीन तैयब ने की थी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम जो थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की वो कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थे, वो तीसरे नंबर के आपके थे। तो 85 में W.C. बनर्जी, 86 में आपका दादा भाई नौरोजी, 87 में याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब, और 88 में जॉर्ज यूल ने की थी। और आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला अंग्रेज जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की वो कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे,
1888 वाले चौथे वाले में। तो इन सब चीज़ों को आपको याद करके चलना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी प्रकार से बनते हैं। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, उस डच का आपको नाम बताना है जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। ये आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। तो राजा राम मोहन के समय में कौन जो थे डच यात्री, उनका नाम है डेविड हेयर। ये स्कॉटलैंड के थे। 1800 में आकर के 1800 ईस्वी में ये कलकत्ता में बस गए और राजा राम मोहन राय के साथ मिल करके 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी। ठीक है, ये भारत में इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए राजा राम मोहन राय के साथ में जो थे वो लगातार काम कर रहे थे। और कहाँ के थे ये? स्कॉटलैंड के थे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डेविड हेयर। तो आधुनिक शिक्षा में राजा राम मोहन राय के साथ में ये सहायता प्रदान कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इनमें से किस संघ के सदस्य जो हैं मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो समुद्री जीव जो मुक्त जीवन जीते हैं, इनमें से कौन से संघ के प्राणी हैं वो? तो सही ऑप्शन हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा की जो होते हैं वो समुद्री जीव होते हैं। इसमें आप जान सकते हैं कि जैसे जेली फिश हो गया, कैटल फिश हो गया, ये सभी आपके एकाइनोडर्मेटा में आते हैं। आर्थ्रोपोडा में मालूम है जैसे आपके मक्खी मच्छर जैसे जीव जो आते हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। नेमाटोडा में जो गोलकृमि होते हैं वे सभी इस संघ के अंतर्गत आते हैं। और मोलस्का में जो कवच वाले होते हैं जैसे घोंघा हो गया, सीपी हो गया, ये सभी आपके मोलस्का में आते हैं। तो अगर आपसे समुद्री जीव पूछे फ्रीलिंग वाले तो एकाइनोडर्मेटा आपको सही करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर जिसे हम लोग IMR करते हैं वे क्या दर्शाती है? ये 25 नंबर क्वेश्चन होगा। तो शिशु मृत्यु दर, अगर शिशु की मृत्यु हो रही है तो उसे किस आंकड़े के अंतर्गत आप रखेंगे? सही ऑप्शन होगा उस विशेष वर्ष, मतलब कि अगर हम बात कर लेते हैं 2020 की मान लीजिए बात करते हैं, तो उस विशेष वर्ष मतलब कि एक वर्ष के दौरान पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष या उससे कम में आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या के अनुपात को हम लोग शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 1000 बच्चे जो हैं वो आपके 2020 में पैदा हुए और 2020 में अगर 28 बच्चे जो हैं 1 साल या उससे कम आयु के ख़त्म हो जाते हैं तो उसे हम लोग शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो उस समय शिशु मृत्यु दर थी 1000 में 44, मतलब कि 1000 में 44 बच्चे जो हैं वो 1 साल के अंतर्गत मर जा रहे थे, तो वो शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आ रहे थे। तो अभी ये आंकड़ा सुधर चुका है। अभी लेटेस्ट 2020 के आंकड़ा की बात करेंगे तो 1000 में से 28 जो शिशु हैं वो 1 साल के अंतर्गत अभी इस समय मर रहे हैं। धीरे धीरे इनको और कम करने की आवश्यकता है और आंकड़ा आएगा तो आपको कम भी नज़र आएंगी। तो 1 साल से कम वाले को आपको इसमें देखना होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है आपको बताना है। तो हीराकुंड बांध बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये महानदी पर बना है और महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में है। दुनिया का सबसे लंबा बांध है ये, लगभग ये 26 किलोमीटर का लंबाई आपका ग्रहण करता है और 1957 में इसकी शुरुआत जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी हीराकुंड बांध की। तो सही ऑप्शन होगा हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। कुछ क्वेश्चन इजी आएंगे और कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ आएंगे। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है उबंटू मिंटू और फेडोरा, इनमें से किसके संस्करण हैं ये? तो इसका सही ऑप्शन होगा लिनक्स। लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग हो गया, विंडोज़ हो गया, एप्पल हो गया, उसी प्रकार से लिनक्स होता है। उसके जो वर्जन्स हैं उसमें उबंटू है, मिंट है, फेडोरा है, ये सभी उसके वर्जन हैं। जो लोग कंप्यूटर को थोड़ा डीप से जानते होंगे वही लिनक्स को जानते होंगे। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 28 नंबर। ठीक है, तो भारतीय संविधान द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्रदान की गई? RTI मतलब कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। मई 2005 को ये पारित किया गया था। जून 2005 को जो है राष्ट्रपति ने इसमें साइन करके अपनी स्वीकृति प्रदान की और 12 अक्टूबर 2005 से सभी धाराओं के साथ जो है RTI नियम को लागू कर दिया गया। इस नियम के अंतर्गत ये लिखा गया है कि किसी भी सरकारी विभाग से आप कोई भी जानकारी मांग सकते हैं जो फैक्ट्स पर आधारित जानकारी है, RTI दाखिल करिए, उससे जानकारी आप मांग सकते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन था ये।
एमएसपी का आपसे पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। तो एमएसपी आप जानते हैं, फसलों में आप एमएसपी का नाम सुनते होंगे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो आपका एमएसपी का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर कहाँ पर लिखा गया है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दूसरे वाले ऑप्शन पर। तो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग आपके एमएसपी होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एमआरपी जो आपके ये सामान कोई खरीदते हैं ना, तो एमआरपी लिखा होता है कि ये 40 रुपये की है, 50 रुपये की है। तो एमआरपी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करिएगा। इसका सही ऑप्शन है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कम से कम फसल का इतना रेट तो होना ही चाहिए। तो मिनिमम है, ज़्यादा में आप कहीं भी बाजार में बेच लीजिए, लेकिन सरकार जो खरीद रही है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदती है किसी भी फसल को। नेक्स्ट हमारा देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता क्षेत्र में अपार योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस हस्ती को 2019 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो देखिए 2019 में 3 लोग को मिला था, जिसमें आपके प्रणब मुखर्जी थे, भूपेंद्र हजारिका थे और नानाजी देशमुख थे। इन तीनों को जो है 2019 में मिला था। अगर हम बात करेंगे प्रणब मुखर्जी की, तो प्रणब मुखर्जी एक राजनेता थे और उन्हें राजनेता के तौर पर मिला। भूपेंद्र हजारिका की बात करेंगे तो ये असम के गायक और संगीतकार थे। और नानाजी देशमुख जो थे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहे थे। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। आपसे पूछा है शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लिए अपार योगदान के लिए नानाजी देशमुख को जो था 2019 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। अब देखिए 2024 का भी आप लोग आंकड़ा याद कर लीजिए। 2024 में 5 लोग को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। नाम आपको मालूम है, MS स्वामीनाथन को मिला है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद PV नरसिंहा राव जी को मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है, कर्पूरी ठाकुर को मिला है और चौधरी चरण सिंह को मिला है। तो ये 5 नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके पूछा जाएगा कि 2024 में किनको मिला है भारत रत्न। तो एक बार फिर मैं आपको नाम याद करा दे रहा हूँ। MS स्वामीनाथन को मिला है, कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति के जनककार हैं ये। PV नरसिंहा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह, ये सभी आपके राजनेता थे। और MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो नई वाली करंट अफेयर से आपको अपडेट होकर चलना पड़ेगा अगर आप एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट देखिए हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, जिसे हम लोग राष्ट्रमंडल के रूप में भी जानते हैं, वो एक प्रकार का क्या है? तो कॉमनवेल्थ जो हमारा संगठन है वो किस रूप में जाना जाता है? राजनीतिक संघ के रूप में जाना जाता है, जिसमें 54 देश हैं। जो राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल है, तो अंग्रेज के जो कभी देश गुलाम होते थे वही देश जो है राष्ट्रमंडल के अंतर्गत रखे गए हैं। और इनके बीच में कॉमनवेल्थ गेम भी होता है, वो भी आपको मालूम है। तो 54 देश जो हैं इस समय राष्ट्रमंडल देश के सदस्य हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, उद्योगों को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था? ये बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे जो आप पहली बार देख रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कब से कब तक चली थी, तो 1956 से लेकर के 1961 तक चली थी। और ये भी पूछा जाता है किस मॉडल पर आधारित थी, तो PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी सेकेंड पंचवर्षीय योजना। और किस क्षेत्र पर ध्यान दिया जा रहा था? उद्योग क्षेत्र पर इसमें ध्यान दिया जा रहा था। तो उद्योगों को 3 श्रेणी में बांटा गया था। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी? A श्रेणी, B श्रेणी और C श्रेणी। इन तीनों श्रेणियों में बात करेंगे तो पहला जो A श्रेणी थी वो आपका प्राइवेट सेक्टर था, जिसमें प्राइवेट सेक्टर अपने उद्योग लगा सकते थे। B श्रेणियों में उनको रखा गया था जो सरकारी उद्योग जो कंपनियां लगा सकती थी। और C श्रेणी में प्राइवेट सेक्टर और सरकारी दोनों के सहयोग से जो उद्योग लगाया जा सकता था उसको रखा गया था। तो 3 श्रेणियों में उद्योग को बांटा गया था। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। नेक्स्ट देखिए हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? आपसे पूछा जा रहा है। समस्थानिक जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप। तो आइसोटोप्स वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल पे आपको मालूम है कि कार्बन 12 और कार्बन 14, इनके परमाणु क्रमांक देखिए सेम होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, इसकी 12 है, इसकी 14 है। तो इस अनुसार ये हैं समस्थानिक है। कार्बन के समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक आप जानते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं।
इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें भी देखिए नीचे वाले परमाणु क्रमांक सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो इन्हें हम लोग कहेंगे समस्थानिक। और समभारी किसे कहते हैं? जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो आपका अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्या एक होती है, उसे हम लोग कहते हैं समभारी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है समभारी का। यहाँ पर आर्गन और कैल्शियम, तो यहाँ पर देखिए इन तीनों के जो हैं वो द्रव्यमान संख्या सेम है और परमाणु क्रमांक जो हैं अलग अलग हैं, तो ये तीनों आपस में जो होंगे वो समभारिक होंगे। तो समभारिक और समस्थानिक आप लोग जान गए, दोनों ही टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश द्वारा खरीदा गया था? ये 34 नंबर क्वेश्चन होगा। तो राफेल हमने कहाँ से खरीदा है? राफेल हमने खरीदा है फ्रांस देश से, और फ्रांस देश की कंपनी जहाँ से हमने राफेल खरीदा है उसका भी नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दसॉल्ट एविएशन ये कंपनी का नाम है जो कि राफेल बनाती है, इसी से डील हुई है। तो फ्रांस देश से हमने 2016 में 36 जो है राफेल विमान खरीदने की डील की थी। दसॉल्ट एविएशन कंपनी जो है ये राफेल बनाती है, एग्जाम में क्वेश्चन आपकी पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल और उनके समावेशन के वर्ष गलत युग्म की आपको पहचान करनी है। ये 35 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपको बताया गया है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो सन लिखा गया है इसमें से एक गलत है। तो आगरा का किला जो है 1983 में रखा गया था, बिल्कुल बात सही है। 2007 में लाल किला है, लेकिन सांची का स्तूप जो है ये 1989 में रखा गया था विश्व धरोहर की सूची में, और ये भी सही है। तो एक इसमें गलत है, सांची का स्तूप 1989 में है, तो गलत युग्म कौन सा है? तीसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुम्मज जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करती है? इस तरह क्वेश्चन थोड़ा कठिन रख देता है। जैसे गुम्मज जैसी संरचना मतलब कि इस प्रकार की संरचना, तो जल निकासी अगर इस प्रकार से हो रही, ज्वालामुखी आकार पर हो रही है, इंग्लिश में से कहते हैं रेडियल। तो रेडियल आकार की अगर जल निकासी हो रही है, जैसे आपकी अमरकंटक की पहाड़ी आपने देखी होगी, तो वहाँ से नर्मदा नदी भी निकलती है, सोन नदी भी निकलती है, महानदी भी निकलती है। तो इस प्रकार के जल निकासी पैटर्न को, गुम्मज इस संरचना को हम लोग त्रिज्यीय जल निकासी पैटर्न कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में रेडियल कहते हैं और त्रिज्यीय कहते हैं हिंदी में। तो याद रखिएगा, गुम्मज इस संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को त्रिज्यीय कहते हैं। ये नदियों का जल निकासी का पैटर्न इसमें कई प्रकार के आपके होते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है भ्रू प्रेक्षण उपग्रह है? भ्रू प्रेक्षण मतलब कि पृथ्वी की निगरानी करने वाला जो उपग्रह हमने छोड़ा है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो सही ऑप्शन होगा सरल। सरल ये भ्रू प्रेक्षण आपका उपग्रह है। कब छोड़ा गया था? 2013 में छोड़ा गया था। ठीक है, इस तरह पुराने क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। श्रीहरिकोटा से भूमि के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए सरल नामक उपग्रह जो है वो छोड़ा गया था 2013 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? मतलब 29 को आप अलग अलग डिवाइड कर लीजिए कहाँ पर कितनी होती हैं। इस तरह डीप क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सही ऑप्शन होगा माथा या फिर कपाल पर 8 हड्डियाँ होती हैं, चेहरे में 14, कान में 6। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कान में सबसे छोटी हड्डी होती है, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या होती है, और कंठास्थि में 1 होती है। तो टोटल मिलाकर के 29 हड्डियां जो हैं वो मानव के सिर में होती हैं। अगर हम रीढ़ की हड्डी की बात करेंगे तो रीढ़ की हड्डी जो है प्रारंभ में 33 होती हैं और विकसित होने के बाद जो है रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियाँ बचती हैं। पसलियों की संख्या भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो पसलियाँ 24 होती हैं, मतलब कि 2 जोड़ी पसलियाँ आपके शरीर में होती हैं। इस सभी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन किसका एक उदाहरण है? ये 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। तो ये हमारा 39 नंबर क्वेश्चन होगा आज का, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक क्वेश्चन करंट अफेयर का था, जो पुराने करंट अफेयर थी उसको अपडेट नहीं किया जा सकता था, उससे थे। तो टोटल मैंने आपको 39 क्वेश्चन कराए हैं, 38 कराए, ये आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन किसका एक उदाहरण है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपने इन 39 प्रश्नों में से क्या आप लोग 26-27 तक सही कर पा रहे हैं कि नहीं?
अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एग्जाम आते आते हमारी ये प्रयास है कि आपको करंट अफेयर, कंप्यूटर, इन सब को मिलाकर कम से कम आप लोग सेट में तो 35 सही करें और एग्जाम में जा करके 30 से 32 क्वेश्चन अवश्य सही करके आएँ, तभी आप एनटीपीसी में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो जीके जीएस का ये 40 क्वेश्चनों की सीरीज है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारी चौथी सीरीज थी, लगातार आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आप लोग के लिए देखिए हमने टेलीग्राम में चैनल बना रखे हैं, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर से आप लोग ले लीजिए। और जो आपका रेलवे एंड डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पर से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी प्रश्न में डाउट होता है आपस में डिस्कस कर लीजिए, या फिर एक आपका और पीडीएफ के लिए हमने बनाया हुआ टेलीग्राम चैनल, तो वो 2 आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आपने कितने प्रश्न सही किए हैं इसे भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।